दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का वीडियो स्पेशली पेशेंट के रिक्वेस्ट से के बनाए हैं और पेशेंट हमको स्पेशली इस टॉपिक के लिए कहा था कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बनाइए जिससे हम लोगों को भी इस परेशानी का कुछ जानकारी मिले और उसका हम समाधान कर सकें। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है, उन बच्चों के माता पिता के लिए है जिनके बच्चे ग्रोइंग एज के हों, जिनकी हड्डियां बढ़ने वाली हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है। और आज की तारीख में हमारे ओपीडी में सबसे ज़्यादा आजकल कोरोना के समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको पैर और हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बच्चे चलने में मुश्किल हो रही है, बच्चे थक जा रहे हैं, उनको घुटनों में दर्द हो रहा है। तो पेरेंट्स जो है हमसे सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये कुछ दिनों से 2-4 महीनों से मेरा बच्चा जो है चलता है तो उसके घुटनों में दर्द होता है। कुछ कहते हैं कि जी ये चलने की कोशिश नहीं करता, कहता है कि नहीं थकावट होती है, नहीं चलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो है थोड़ी दूर चलते हैं तो घुटनों में कमर में दर्द होने लगता है। कुछ के माता पिता तो कहते हैं जो डॉक्टर साहब इसकी चाल देखो कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे हिल के चल रहा है, जिसको कहते हैं मसल वीकनेस की वजह से जो वैडलिंग गेट होती है वो वाली कंडीशन आती है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा ये बेसिकली बच्चों की हड्डियों की कमजोरी के ऊपर है। जैसे बच्चों की हड्डियों की कमजोरी को हम आम भाषा में रिकेट्स कहते हैं और सूखा रोग कहते हैं, और ये हमें पता होना चाहिए कि सूखा रोग क्यों होता है और बच्चों की हड्डियों की कमजोरी क्यों होती है। तो दोस्तों मैं आज ये बताऊंगा कि सूखा रोग क्या होता है, जो रिकेट्स जिसको कहते हैं क्या होता है। रिकेट्स बेसिकली एक हड्डियों की परेशानी है जिसके अंदर बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। वो स्पेशली कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। जिन बच्चों को डाइट में कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं मिले, जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी हो, वो प्रॉपर पूरा ना हो, तब भी ये रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी स्पेशली डाइट के अलावा जो हमको मिलता है मेनली सन लाइट के एक्सपोजर से, मतलब सूरज की रोशनी से, धूप में जाने से मिलता है। अगर जो बच्चा धूप में ज़्यादा न जा रहा हो, घर के अंदर हो, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। और दोस्तों आपको पता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी कितना ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा या विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो दोस्तों मैं रिकेट्स के जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या हैं वो मैं बताता हूँ। कि सबसे पहला लक्षण होता है कि बच्चों के माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों को जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों का जो ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है, हड्डियां जो है हाथों पैरों में टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, जैसे लग रहा है कि कलाई से, घुटनों से, टखने से लगता है हड्डी चौड़ी हो रही है और टेढ़ी हो रही है। कुछ बच्चों के माता पिता कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चों का जो छाती है ना वो थोड़ा अलग तरह का दिख रहा है, छाती का जो चेस्ट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। जैसे किसी बच्चों का स्टर्नम होता है ये आगे की तरफ, वो आगे की तरफ फूल जाता है, जैसे वो कहते हैं पीजन चेस्ट, जैसे लगता है कि पीजन के अंदर, कबूतर के अंदर जैसा चेस्ट होता है वैसा लगता है, उसको कहते हैं पीजन चेस्ट। कुछ बच्चों के जो शेप होते हैं वो फनल चेस्ट, मतलब जैसे लग रहा है जो चेस्ट का शेप ऊपर चौड़ा नीचे पतला, उसको कहते हैं फनल चेस्ट। और कुछ बच्चों को जो होता है कि दांतों में भी प्रॉब्लम है, जैसे दांत की इरेगुलरिटी होती है, दांत प्रॉपर उसका जैसे लगता है दांत प्रॉपर निकलता नहीं है या दांतों में कैविटी होती है। जिन बच्चों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है या कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, उन बच्चों को कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। कई बच्चों को अगर इसको ऐसे ही छोड़ें या उसकी कमी करें तो उसके अंदर क्रैम्प आने लगते हैं, जैसे लगता है कि मांसपेशियों में एकदम अकड़न आ गई, जैसे मांसपेशियां एकदम स्पाजम में चली गई, अकड़ गई, उसको कहते हैं क्रैम्प। कई बच्चों को अगर विटामिन डी और
कैल्शियम की सीवियर डिफिशियंसी है तो उसमें सीजर आने लगता है, दौरे आने लगता है। जैसे लगता है बच्चा अचानक से उसको मिर्गी के दौरे टाइप लगता है कि बच्चे को दौरे आ गए। और कुछ कुछ बच्चों को तो विटामिन डी कैल्शियम की डिफिशियंसी से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, ब्रीदिंग में जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अगर इस डिफिशियंसी को लंबे समय तक बिना ट्रीटमेंट के अगर छोड़ दें तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि हड्डी जो है एक तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। जैसे लगता है कि परमानेंट उसका पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, डिसेबल्ड रहेगा, जैसे उसकी डिफॉर्मिटी परमानेंट दिखने लगती है। कुछ बच्चों की अगर इसको परमानेंट या बहुत लंबे समय तक इसकी डिफिशियंसी परसिस्ट करती है तो बोन लगेगा बार बार टूट रहा। किसी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है, दौरे अभी मैंने बताया दौरे भी बार बार आने लगते हैं, लगता है उसको मिर्गी का पेशेंट हो गया। और इसका कारण जो है, सबसे बेस्ट कारण है जो विटामिन डी डिफिशियंसी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है लैक ऑफ विटामिन डी। लैक ऑफ विटामिन डी, एक तो हमने बताई कि डाइट में विटामिन डी की कमी हो, और दूसरा होता है सन एक्सपोजर में, सन के एक्सपोजर में न जाने की वजह से। क्योंकि जो विटामिन डी होता है हमारे स्किन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अगर हमारी सन का एक्सपोजर अगर स्किन पर हो तो सन के अंदर एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यूवी रेज, वो अगर स्किन के ऊपर पड़ती है तो जो इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्पफुल होता है, जो हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा तभी हमारी हड्डियां और हमारे बोन्स और मसल ये सारी मजबूत होंगी। और ये तो हुआ हमारे सिम्टम्स और इसके क्या क्या परेशानियां होती हैं उसका कारण। और एक विटामिन डी की डिफिशियंसी से जैसे उसमें रिकेट्स के अलावा, जो इस रिकेट्स को न्यूट्रिशनल रिकेट्स भी इसको कहते हैं बेसिकली, एक रिकेट्स और होता है जिसको जेनेटिक रिकेट्स कहते हैं। उनमें क्या होता है कि उसको कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इसको ये रेयर कंडीशन है, ये 20,000 बर्थ में एक आध बच्चों को होता है। इसमें होता क्या है कि किडनी के अंदर जो फॉस्फेट का जो प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाता है। वो किडनी के अंदर जो फॉस्फेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो प्रोसेसिंग होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फॉस्फेट लेवल लो हो जाता है। और जब फॉस्फेट लेवल जब लो होता है तो बॉडी के अंदर सॉफ्टनेस हो जाती है, कैल्शियम बोन के अंदर सॉफ्टनेस हो जाती है और बोन कमज़ोर हो जाता है, जिससे इजीली बोन हमारी ब्रेक हो जाए। और अब ये मैं बताऊंगा कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे बनाएं, कि कैसे हमें पता चले कि ये विटामिन डी की डिफिशियंसी कमी है कि नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस का टेस्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर हमको सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस, विटामिन D3 का टेस्ट कराते हैं। और एक एल्कलाइन फास्फेटेज होता है, एक एल्कलाइन फास्फेटेज जो कि जैसे सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस, विटामिन डी की कमी हो जाती है और एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ जाता है, और इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम इनकी कमी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एक्सरे। एक्सरे भी हम स्पेसिफिक ज्वाइंट का कराते हैं, जैसे हम रिस्ट ज्वाइंट का कराते हैं, एल्बो का कराते हैं, नी ज्वाइंट का कराते हैं, हिप ज्वाइंट का कराते हैं, एंकल ज्वाइंट का कराते हैं। एक्सरे में क्या दिखता है कि जिनको रिकेट्स है उनके अंदर जो एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस होता है, जैसे ये बोन्स है और बोन के हर लॉन्ग बोन के दोनों सिरे पर हमारी ग्रोथ प्लेट होती है। जैसे ये फीमर का बोन है, जैसे फीमर का लोअर एंड है, यहाँ पे ये ग्रोथ प्लेट होती है, ये एपिफाइसिस होता है, ये मेटाफाइसिस होता है, और ऊपर का जो पार्ट है उसको डाइफाइसिस कहते हैं वो। और जो एपिफाइसिस मेटाफाइसिस के बीच में ग्रोथ प्लेट होती है। तो हर बोन के ये एपिफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है, ये डाइफाइसिस है, तो यहाँ पे ग्रोथ प्लेट होती है। तो नॉर्मली जो एक्सरे के अंदर चेंजेज होता है वो उसमें दिखेगा कि बोन का के अंदर जो है बोन डी के मतलब मिनरलाइजेशन नहीं होने की वजह से ये पार्ट में कपिंग हो जाती है, जैसे लग रहा है कि ये बोन अंदर से खड्डा हो गया।
और दूसरा देखा कि इसकी पार्ट की वाइडनिंग हो जाती है, जैसे लग रहा है चौड़ा बोन दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल बोन चौड़ा है। तो ये एक्सरे के अंदर फाइंडिंग होती है, जैसे वाइडनिंग और कपिंग। कभी कभी जो अंदर जैसे लग रहा है कि मिनरलाइजेशन नहीं, जैसे लग रहा है कि बोन की डेंसिटी भी उसमें कम दिखती है। और अब एक चीज़ और जानना कि ये तो हमारा हो गया डायग्नोसिस ऐसे बनती है। अब ट्रीटमेंट पार्ट में आ गया, और ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है इसको सबसे। अब एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि किन बच्चों में इन विटामिन की डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की। वो कौन से बच्चे हैं जिसमें ये ज़्यादा होता है? वो बच्चे जिनका स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो, जो फेयर कलर के बच्चे हैं उनको विटामिन डी का एक्सपोजर, मतलब उनको विटामिन डी की कमी थोड़ी कम होती है। क्यों? और जो हमारी सन का लाइट है, सनलाइट जो होता है, जो फेयर कलर वालों में विटामिन डी फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा करता है, लेकिन जिनका कलर डार्क है, जिनका डाउन है, उनमें मेलेनिन ज़्यादा होता है, तो उनसे थोड़ा विटामिन डी की डिफिशियंसी उसमें थोड़ा ज़्यादा होती है। और वो बच्चे जो घर के अंदर हों, जिनको बाहर नहीं निकलते हों, जो धूप में नहीं निकलते हों, जो हर एक्टिविटी अपनी घरों के अंदर करते हों, जिनका सन एक्सपोजर बहुत कम हो या न के बराबर हो, उन बच्चों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। और वे बच्चे जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो, जो पोल्यूटेड एरिया है, उस एरिया में जो प्रॉपर सन का एक्सपोजर बॉडी पर नहीं मिलती, उस एरिया में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती। और अब डाइट, अब जो हमको इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट है वो अब बताना कि सबसे पहला ट्रीटमेंट में क्या करना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट में हमें यह करना है कि बच्चे के अंदर डाइट के अंदर प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी हमें दें। कैल्शियम विटामिन डी सबसे प्रॉपर मात्रा में, जैसे होता है रिच सोर्स विटामिन डी और कैल्शियम, सबसे ज़्यादा अच्छा कैल्शियम का सोर्स है जैसे एग है, कॉड लीवर ऑयल है, ऑयली फिश है, मशरूम है, पनीर है, अखरोट है, ऑरेंज है, मूंगफली जैसे नट्स में आता है, मूंगफली है, बादाम है, नॉन वेज के अलावा जैसे सोयाबीन है। ये सब चीज़ें हमारी डाइट में रिच सोर्स है। और भी डिटेल डाइट के रिच सोर्स के बारे में अगर जानना है तो दोस्तों मेरा जो विटामिन डी और विटामिन B12, कैल्शियम, इन सब के जो वीडियो हैं उसको प्लीज़ जाके विजिट करें, उसमें और आपको डिटेल इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये तो हुआ डाइट। दूसरा हुआ सन का एक्सपोजर। इसमें जितना हो सके एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएं। नॉर्मली एक्सपोजर बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर सिंथेसिस विटामिन D3 का इम्प्रूव हो जाएगा। और थर्ड है दोस्तों, अगर ऐसा सिम्टम्स हमको सबको मिल रहा है तो इनके अलावा हमको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी आर्थोपेडिक डॉक्टर हों, या इवन पीडियाटिक्स जो डॉक्टर हैं, जो पीडियाटिशियन हैं, उनसे मिलें। वो इसके कुछ सप्लीमेंट देते हैं, जैसे कैल्शियम के, विटामिन डी के, वो कुछ प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से डोजेस देते हैं। उन डोज को लेने से इसकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो जिससे हमारी बॉडी के अंदर बोन की स्ट्रेंथ हमारी प्रॉपर मात्रा में बनी रहेगी। दोस्तों दूसरा जो डाइट है हमारे को, जो विटामिन डी और कैल्शियम को इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी में, वो है फोर्टिफाइड। जो फोर्टिफाइड फूड हैं, जो जैसे फोर्टिफाइड जूस हैं, फोर्टिफाइड मिल्क हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, और कुछ और भी फोर्टिफाइड फूड होते हैं, उनको बॉडी के अंदर थोड़ा यूज को बढ़ाएं, मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा लें, जिनसे विटामिन डी और कैल्शियम इनकी कमी को पूरा होगा। और दोस्तों जो अमेरिकन एकेडमी या पीडियाट्रिक्स है कि जो है एक संस्था है, जो ये कहती है कि जो इन्फेंट हैं उनको पर डे 400 इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन डी की सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? कि जो मदर फीड है उसके अंदर सब कुछ तो बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन विटामिन डी जो है थोड़ी सी लोअर मात्रा में होती है। इसलिए वो कहते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी हैं उनको विटामिन डी की 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे उनको देना चाहिए। आजकल बहुत सारे ब्रांड के आती हैं जो 400 इंटरनेशनल 1 ml में ड्रॉप आता है, 400 इंटरनेशनल यूनिट की आती है,
1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट की बहुत सारी ब्रांड आती हैं। तो डॉक्टर्स, चाहे हम लोग एज आर्थोपेडिशियन या पीडियाट्रिशियन, जो 400 इंटरनेशनल यूनिट होती है उसको 1 ml पर डे देते हैं, या जो 800 इंटरनेशनल यूनिट पर ml में होते हैं उसको 0.5 ml पर डे देते हैं। दोस्तों, जो फार्मूला मिल्क होता है, जो पाउडर मिल्क जो डिब्बे वाला बच्चे पीते हैं, उसके अंदर जो विटामिन डी की मात्रा जो है वो प्रॉपर होती है, तो इसलिए उनको एडिशनल सप्लीमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक जो डिफॉर्मिटी होती है जो इन रिकेट्स के पेशेंट में, 2 सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक तो नॉक नी, जिसको हम कहते हैं जेन्यू वल्गम, और एक होता है बो नी, जिसके अंदर नी जो होता है पूरी बो कर जाती है, धनुष की तरह हो जाती है, उसको कहते हैं जीनु वेरम। अगर इन 2 प्रॉब्लम, बेसिकली जो पेरेंट्स हैं इन्हीं 2 प्रॉब्लम को लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखो इसका पैर टेढ़ा हो गया है, इसका क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो रहा है। तो ये नॉर्मली विटामिन डी जो रिकेट्स का कारण होता है उसकी वजह से होता है। और इसका ट्रीटमेंट जिन बच्चों को ये है, नी के अंदर नॉक नी या बो, जो उसको कहते हैं बो नी, उन बच्चों को जो नॉर्मली अगर हम विटामिन डी और विटामिन डी के अलावा कैल्शियम का अगर सप्लीमेंट प्रॉपर देते हैं, सारा कुछ करेक्ट करते हैं, तो ये ग्रेजुअली धीमे धीमे जैसे बच्चा बढ़ता है वो करेक्ट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिफॉर्मिटी सीवियर है, उसमें अगर करेक्शन नहीं होता तो उनके अंदर हम कुछ आर्थोटिक्स होते हैं, कुछ स्प्लिंटिंग होती है, वो करते हैं। जैसे एक मरमेड स्प्लिंट आता है, वो पूरा थाई से लेके नीचे फुट तक होता है, जो उसको सपोर्ट देके रखता है। उसी तरह सोल के अंदर हम जो रेज कर देते हैं, जैसे एक्सिस जो चेंज करने के लिए। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वो धीमे 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 बोन बढ़ता है और फिर वो जो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाती है। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि डिफॉर्मिटी बहुत सीवियर है, उनकी डिफॉर्मिटी कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट देने के बावजूद भी अगर एक लिमिटेड टाइम के बाद भी अगर रिकवर प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों को हमको कुछ ऑपरेशन होते हैं, कुछ छोटे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ बड़े हैं। छोटे ऑपरेशन में आता है जैसे हेमी एपिफाइसियोडेसिस, जो एक तरफ की एपिफाइसिस जो होती है, जैसे ये बोन्स है तो यहाँ पे ग्रोथ प्लेट होती है एपिफाइसिस के ऊपर, और ये फीमर के बोन में, ये टिबिया के बोन में। तो इसके अंदर जिधर की ग्रोथ ज़्यादा है, नॉर्मली नॉक नी में मीडियल साइड की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उधर की ग्रोथ को स्लो करने के लिए यहाँ पे हमको इस ग्रोथ को रोकने के लिए एक स्टेपलर होता है, बोन स्टेपलर, जो एपिफाइसियोडेसिस में यूज होता है। और एक प्लेट भी होती है, छोटी छोटी प्लेट होती है, उसको प्लेट लगा के 2 होल की प्लेट होती है, और जैसे एक प्लेट यहाँ लगाते हैं, एक प्लेट यहाँ लगाते हैं, 2 स्क्रू, एक इधर, दोनों में, और दोनों घुटनों में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जब ये ग्रोथ इधर की जो ज़्यादा हो रखी है वो ग्रोथ स्लो हो जाती है, और इधर की जब ग्रोथ नॉर्मल अपनी स्पीड में चलती रहती है, तो कुछ महीने जैसे 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर में अगर उसकी नी की जो डिफॉर्मिटी है ऑलमोस्ट जब करेक्ट हो जाती है, तो उन जो स्टेपलर या जो प्लेट छोटी लगाई उसको निकाल देते हैं। ये तो हुआ हेमी एपिफाइसियोडेसिस। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई, जैसे लड़कियां हैं उनको ऑलमोस्ट 15 ईयर में ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, और लड़कों में नॉर्मली 16 ईयर तक ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। तो जब ग्रोथ कंप्लीट पूरी हो गई, उसके बावजूद भी पैर टेढ़ा दिख रहा है और डिफॉर्मिटी लग रही है, अच्छा शेप नहीं लग रहा है, तो उनको अगर उसको सीधा करना है तो उसके लिए ऑस्टियोटमी करनी होती है। पूरी हड्डी को काट के उसको सीधा करके उसके अंदर प्लेट लगाते हैं, जिससे कि उसकी जो शेप है और उसकी चाल है, जो उसकी जो मूवमेंट है वो अच्छा हो, और ऊपर से अगर वो कोई चले तो कोई बच्चा चले तो कोई देख के कोई ऐसा ना कर पाए कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, ये है हमारे आज का डिस्कशन का टॉपिक, जो बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन, सारा जो है ये डिस्कशन का समरी है। और दोस्तों, ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इस तरह के टॉपिक के बारे में हम आप लोगों को समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।